गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सलेश मीणा, प्रवक्ता जीपीसी करौली। तो हम पढ़ रहे थे EE 206 पॉलिटेक्निक सिलेबस का, तो सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक मशीन। तो इसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए थे कई सारे, तो उसी तरीके से हम काफ़ी और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम हल करेंगे। और उससे संबंधित जो हमारे थ्योरी है और जो कंसेप्ट है उसको आप ढंग से समझिएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन के अंदर जो आने वाली कंसेप्ट है ना, वो आपके कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद कर सकता है, ठीक है। तो आप जैसे कि कोई क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो उसके साथ साथ में कुछ और समझाऊंगा आपको कंसेप्ट, तो आप उसको थोड़ा ध्यान में देखिएगा और उसको रिलेट कीजिएगा जो अपने थ्योरी पार्ट्स में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन है कि एक लैब बाउंड डीसी जनरेटर हैविंग ए 250 आर्मेचर कंडक्टर्स and runs at 1200 rpm. If the generated EMF is 200 watt, then the operating flux of the DC generator is। तो यहाँ हमसे पूछा गया है ऑपरेटिंग जो फ्लक्स है वो क्या होगा। तो ऑपरेटिंग फ्लक्स को, और ये इसमें हमें क्या क्या दे रखा है इसको हम लिख लेंगे एक तरह। तो ये हमको स्पीड दे रखी है 1200 rpm, और हमें दे रखा है नंबर ऑफ कंडक्टर्स हमें दे रखे हैं, तो उनकी संख्या है 250। और हमें क्या दे रखा है, ईएमएफ दे रखी है, जो जनरेटेड ईएमएफ है 200 वॉट। तो हमें और ये बता रखा है कि ये लैप वाउंड डीसी जनरेटर है। तो हमें पता है कि डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ का इक्वेशन है वो क्या होगी, और इससे संबंधित जो हमको सारे वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उस फॉर्मूले को सोचने की कोशिश करेंगे कि वो फॉर्मूला कौन सा है। जो हमने पिछला न्यूमेरिकल हमने देखा था, उसके अंदर भी एक न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि जनरेटेड ईएमएफ ऑफ डीसी जनरेटर, तो वो कौन सी होगी, E बराबर P/N/Z/60A। ये जो इक्वेशन है इसको आप रख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमारे कई जगह काम भी आ चुकी है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए क्या यही इक्वेशन इसमें काम आने वाली है, क्योंकि इससे संबंधित सारे जो वेरिएबल्स हैं उनके मान हमको दे रखे हैं, बस हमें क्या नहीं दे रखा, फ्लक्स पर पोल नहीं दे रखा है। तो उस फ्लक्स को हम इस फॉर्मूले के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स दे रखे हैं। तो मीन्स हम इनको इसके फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिएगा 200 बराबर पोल्स की संख्या पूछी हमसे, तो पोल्स क्या है, ये 2 कौन सा पोल है, ये P है। इसको अगर ये लैप बाउंड है तो LAP मतलब L बराबर A बराबर P, ये मान के चलेंगे। अगर ये लैप बाउंड कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर ये वेव वाइंडिंग है तो इसमें A की जगह हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं हमेशा। तो इसके अंदर हमें पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स की संख्या ज्ञात होना जरूरी नहीं है, क्योंकि A बराबर इज इक्वल टू P है, और P से P कट जाएगा तो हमारे पास वो संख्या ही हट जाएगी, P का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो हम इसके देखते हैं, तो P इंटू फाई का मान हमें निकालना है। N की संख्या है 1200 rpm और कंडक्टर्स की संख्या है 250, और 60 इंटू A बराबर P, तो P से P कट जाएगा। अब हमारे पास केवल एक वेरिएबल रह गया है, फ्लक्स। उस फ्लक्स का मान हम आसानी से इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। इस फ्लक्स को हम अगर जो सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा इसका मान। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास 0 से 0 गया 2, तो ये आ गया हमारे पास 25 इंटू 2, ये लगभग निकल के आएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 पड़ जाएगा। फ्लक्स का मान निकल के आ रहा हमारे पास 0.04 वेबर, ठीक है। अब 0.04 वेबर कहाँ पे है हमारे पास यहाँ पर, ये बी हमारा राइट आंसर है। तो इसी प्रकार इस तरह के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए जनरेटेड ईएमएफ ऑफ डीसी जनरेटर इज E बराबर P/N/Z/60 है, ये याद होना बहुत ही आवश्यक है। कई न्यूमेरिकल्स इससे, कई ऑब्जेक्टिव इससे आसानी से हल हो जाते हैं, ठीक है। ये इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। इसी से संबंधित हम कई जगह भी हम इसी फॉर्मूले को यूज लेते हुए कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। द हाईएस्ट स्पीड अटेनेबल बाय द डीसी शंट मोटर इज, मतलब जो डीसी शंट मोटर है उसके द्वारा जो स्पीड को अटेन किया जाता है, जैसे ही हम इसकी
स्पीड को अटेन किया जाता है तो किस प्रकार अटेन करती है स्पीड। तो इसको देखने के लिए हम डीसी शंट मोटर का क्या बनाएंगे, टॉर्क स्पीड डायग्राम। जब टॉर्क स्पीड डायग्राम बनाएंगे तो इसको स्पीड को हम ऊपर रखेंगे, ये टॉर्क ये है। अब टॉर्क हमें पता है, टॉर्क अगर मैं इसकी टॉर्क बराबर 0 पे ले जाऊं तो टॉर्क का मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग 0 पे है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे टॉर्क बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड किससे होती जाएगी, इस प्रकार। या फिर हम इसको करंट से भी संबंधित कर सकते हैं, IA से। जो डीसी शंट मोटर है उसको हमने क्या दिया, सप्लाई में करंट दिया है, क्या दिया है, करंट। अब करंट के साथ साथ जैसे जैसे लोड के साथ साथ उसकी स्पीड में क्या इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं वो देखने की जरूरत है। तो हमने डीसी सीरीज मोटर का भी समझा दिया था पिछली क्लास में, और डीसी शंट मोटर का भी समझा दिया था कि डीसी शंट मोटर में कांस्टेंट स्पीड रहती है थ्रू आउट द लोड। जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे स्पीड लगभग कांस्टेंट रहती है, हल्का सा स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे। और यदि डीसी सीरीज मोटर की बात करें तो डीसी सीरीज मोटर में इसका स्पीड और लोड की जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो इस प्रकार आती है। इसका मतलब कम लोड पे, मैंने आपको बताया था, कम लोड पे डीसी सीरीज मोटर की बहुत हाईएस्ट स्पीड पकड़ लेती है जो कि मैकेनिकल डैमेज कर सकती है मोटर को। तो इसलिए डीसी सीरीज मोटर को हमेशा लोड के साथ लगाया जाता है। जबकि एक डीसी शंट मोटर, ये शंट मोटर है, इस शंट मोटर में लोड के साथ किस तरह चेंजेस आ रहे हैं, स्लाइटली चेंज आ रहे हैं, स्लाइटली डिक्रीज कर रही है। अब इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 ये कह रहा है कि मच हायर देन द नो लोड स्पीड। जो नो लोड स्पीड है, ये जो नो लोड मतलब जब लोड 0 है, IA बराबर 0 है, तो उस टाइम से बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि मच हायर देन मतलब बहुत ही ज्यादा हाई है उससे। इस तरह का मच हायर तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं। फिर दूसरे, ये ऊपर थोड़ी जा रहा है, नीचे जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है, लेकिन स्लाइटली, इसको हमको पता होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, मच लोअर देन द नो लोड स्पीड। तो स्पीड डिक्रीज हो रही है लेकिन मच लोअर नहीं हो रही है, स्लाइटली हो रही है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। स्पीड डिक्रीज हो रही है लेकिन हल्की सी हो रही है, ऐसा नहीं कि मच लोअर मतलब बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर गई, इस तरीके से नहीं होगा। लोड के साथ बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं कर रही बल्कि स्लाइटली डिक्रीज कर रही है। और ऑप्शन सी हमारा आइडियली इन्फानाइट, तो इन्फानाइट तो है नहीं, आइडियली तो है, ऐसा कुछ है नहीं। तो डी हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, इक्वल टू द नो लोड स्पीड। हाँ, ये क्वेश्चन, ये आंसर बिल्कुल थोड़ा सटीक है, पूरा कंप्लीट सही नहीं है लेकिन थोड़ा सही है, क्योंकि नो लोड स्पीड और हाई स्पीड मतलब नो लोड और हाई लोड दोनों में जो डिफरेंस है वो स्लाइटली है। इसका मतलब लगभग इक्वल है। तो इक्वल के लिए हम, हमारे पास ज्यादा जो अच्छा आंसर है, ज्यादा बेटर जो ऑप्शन हम लेंगे इसमें, तो वो नंबर डी लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा सही है इनकी बजाय। इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज बिल्कुल सही हो, ऑप्शंस को देखते समय कोई भी चीज बिल्कुल राइट हो, बस थोड़ा बहुत हमारे पास ज्यादा अच्छा आंसर कौन सा है, ज्यादा बेटर कौन सा है, तो उसको हम टिक करेंगे, बजाय इसके कि हम बिल्कुल सटीक आंसर देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा काम केवल 4 में से केवल एक ऑप्शन को ढूंढना है, वो भी वह ऑप्शन जो ज्यादा क्लियर हो, ज्यादा मतलब आंसर के पास में हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय इंटरचेंजिंग। जब भी मोटर की डायरेक्शन को रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज करने की बात हो मोटर की, तो उसकी डायरेक्शन चेंज, मोटर डायरेक्शन किस रोटेशन चलती है, मोटर उसी रोटेशन से चलती है, उसी डायरेक्शन रोटेट करती है जिस डायरेक्शन में हमारा टॉर्क हो, ठीक है। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेशन ऑफ द मोटर, ठीक है। मोटर की बात कर रहा हूं मैं, जनरेटर की नहीं, मोटर की बात कर रहा हूं। मोटर के अंदर मोटर की डायरेक्शन वही होगी जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी। अब टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क, इस हमें पता है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए, ठीक है, फाई इंटू आई ए होता है, ठीक है। अब इसका मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल्स है टॉर्क के प्रोपोर्शनल,
टॉर्क के प्रोपोर्शनल दो वेरिएबल्स हैं, एक तो फील्ड फ्लक्स हो गया, एक आर्मेचर करंट हो गया। इसका मतलब आप टॉर्क को किस तरीके से चेंज कर सकते हो, फ्लक्स के फील्ड फ्लक्स के द्वारा और आर्मेचर करंट के द्वारा। ठीक है, ये हमारे पास दो तरीके हैं। अब दो तरीके हैं तो इसका मतलब रोटेशन को भी चेंज करने के आपके पास दो ही तरीके हैं, क्योंकि रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। ठीक है, अब फील्ड फ्लक्स में आप चेंज कर दोगे, एकदम से इंटरचेंज कर दोगे, या फिर आर्मेचर करंट में इंटरचेंज कर दोगे, तो आपको तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से रखे हैं, द आर्मेचर टर्मिनल्स ओनली। आप केवल आर्मेचर टर्मिनल को इंटरचेंज कीजिए तो आप मोटर की स्पीड को मोटर के इस रोटेशन को चेंज कर सकते हो। कहाँ कर सकते हैं, आर्मेचर टर्मिनल के द्वारा भी कर सकते हैं। आइदर फील्ड एंड आर्मेचर टर्मिनल्स, आप या तो इसको चेंज कर लीजिए, इसको चेंज कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं। तो सप्लाई टर्मिनल्स, सप्लाई के टर्मिनल को भी चेंज करके कर सकते हो, क्योंकि सप्लाई चेंज सही, सप्लाई टर्मिनल को आप चेंज करोगे तो दोनों चेंज हो जाएंगे, और दोनों चेंज होंगे, नेगेटिव नेगेटिव को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है हमारा नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो भी हमारा नेगेटिव, और अगर नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब अगर आप दोनों ही चीज़ों को चेंज कर दोगे तो आपके टॉर्क में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं, तो डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द मोटर इज सेम। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, एक चीज़ को नेगेटिव करके आप आसानी से टॉर्क को चेंज कर सकते हो। अब हमारे पास ऑप्शन दो है यहाँ पे, फील्ड टर्मिनल्स को चेंज करके भी, जो फील्ड टर्मिनल्स को फील्ड फ्लक्स को चेंज करके भी, और आर्मेचर टर्मिनल्स को चेंज करके भी, और इन दोनों में से किसी एक को। लेकिन आपको हमारे पास तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन राइट है हमारे पास। जैसे कि अगर एज ए अपन केवल फॉर्मूला देखें तो हमारे पास तीन ऑप्शन राइट है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि तो अगर यदि फ्लक्स में आप ड्रास्टिकली चेंज कर दोगे, पॉजिटिव टू जस्ट नेगेटिव कर दोगे, तो हमारे पास फ्लक्स में क्या है, थोड़ा बहुत इंडक्टेंस जरूर होता है, और इंडक्टेंस हमारे पास है तो L d∅dt, मतलब फ्लक्स में चेंज की वजह से जहाँ पे हमारे पास इंडक्टेंस है तो हमें क्या उत्पन्न होगा, वोल्टेज उत्पन्न होगा, और ये वोल्टेज में स्पार्किंग उत्पन्न कर सकता है, इसको मोटर को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो इस वोल्टेज, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को बचने के लिए हम ये कोशिश करेंगे, हम क्या करते हैं, हम हमेशा आर्मेचर करंट को चेंज करके ही डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन मशीन की चेंज करने की ही कोशिश करते हैं। फील्ड फ्लक्स को चेंज करना अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न करती है जो कि मोटर को डैमेज कर सकती है, बर्न कर सकती है। इसलिए हमारे पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है, हमारे पास एक ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, लेकिन इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से हमारे पास बेटर ऑप्शन कौन सा है कि हम इसकी आर्मेचर करंट को ही, आर्मेचर टर्मिनल को चेंज करके ही मोटर की डायरेक्शन को, रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, करें तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए। इसलिए ही कभी भी आंसर को देते समय ये नहीं देखना है कि बिल्कुल ही राइट ऑप्शन देखें, या हमें बस देखना है कि ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा है इन चार में से, और हमें एक पे टिक करके हमें सॉल्व आउट करके आगे निकलना है। अब इसी प्रकार हमारे इनको तरीका है जो हम क्या है, पहले कभी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करें, इसलिए जस्ट प्रैक्टिस में आपको बता रहा हूँ कि हमें इस तरह की अप्रोच को हमेशा हमारे अंदर रखना पड़ेगा। अब फ्यूचर में कभी कोई एग्जाम्स की या JEN की या फिर कोई सी भी एग्जाम हो, हम ज़्यादातर एग्जाम जो देने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिपेंड आधारित होंगी। तो इसी प्रकार मैं आपको थोड़ा सा आपकी थोड़ी सी मजबूत कर रहा हूँ। शुरुआत आपकी ये भी शायद आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, तो आजकल आपके जो सिलेबस में भी थोड़ा 30 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पे ही पूछे जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप उसमें से ज़्यादा नंबर हासिल करें, और ज़्यादा आसान है इसमें नंबरों को हासिल करना अगर आप इसमें आपके कंसेप्ट भी ज़्यादा अच्छे से मजबूत हो जाते हैं और आप तैयार हो जाते हो भी आने वाली जो नेक्स्ट जो बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आप देने वाले हो तो उनके लिए भी आप अच्छे से तैयार हो जाते हो। तो नंबर क्वेश्चन चौथा कौन सा आपका, पोल्स ऑफ द DC मशीन्स आर ऑफ्टन लेमिनेटेड टू रिड्यूस। हमारी जो मोटर्स हैं या भी जितने भी इलेक्ट्रिक मशीन्स के पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको जिन पे हमने वाइंडिंग कर रखी है वो सारे के सारे हम कोशिश क्या करते हैं कि वो लेमिनेटेड हो।
ठीक है। लेमिनेटेड हो, हम लेमिनेटेड ही करते हैं, तो लेमिनेटेड क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो हमने कोर ले रखी है जिसमें कोई मैग्नेटिक पाथ के रूप में हमने उसको ले रखा है, तो उस मैग्नेटिक कोर की क्या होनी चाहिए कि उसमें रिलेक्टेंस कम से कम हो, परमिएबिलिटी अधिक से अधिक हो। लेकिन कुछ ना कुछ हम चाहते हैं कि उसमें कंडक्टिव गुण ना हो के मैग्नेटिक गुण ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी तो रह ही जाती है, कोई भी चीज इतनी प्योर नहीं होती है। उस कंडक्टिविटी के कारण यदि आप उसको किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में घुमाओगे, तो आपके पास क्या है, ईएमएफ उत्पन्न होगी, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वो जो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हुई है वो करंट के रूप में फ्लो होने की कोशिश करेगी, और जब करंट के रूप में जब फ्लो होने लगेगी तो फिर करंट की वजह से जो उसमें रेसिस्टेंस है उसमें आई स्क्वायर आर लॉसेस भी होंगे हमारे पास। कौन से लॉसेस होंगे? आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे। हम नहीं चाहते कि जो मैग्नेटिक जो पाथ है उसके अंदर इस प्रकार के लॉसेस पाए जाएं। अगर इस प्रकार के हम उसको एज ए कंडक्टर ले ही नहीं रहे काम में, हम उसको एज ए मैग्नेटिक पाथ के रूप में काम ले रहे हैं, तो आई स्क्वायर आर लॉसेस हो जाएंगे, और आई स्क्वायर आर लॉसेस को कम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो हम ऐसा कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करेंगे ताकि हमारे जो रेसिस्टेंस है, जो हमारे जो मैग्नेटिक पाथ, जो मैग्नेटिक कोर है, उसके अंदर रेसिस्टेंस कम से कम हो, नहीं रेसिस्टेंस अधिक से अधिक हो, ताकि मतलब करंट को फ्लो होने के लिए स्थान ही ना मिले, जगह ही नहीं मिले, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज क्या करेंगे, हम उसको इंसुलेटेड कर देंगे, उसको पटलित क्रोडों के रूप में लगाते हैं। जैसे कि कोई कोर हो गई, इस कोर को हम पूरी कंप्लीट आयरन की बजाय हम इसको पटलित क्रोडों के रूप में और के बीच बीच में क्या कर देते हैं, लेमिनेशन कर देते हैं। इसे ही हम लेमिनेशन कहते हैं, ताकि जो करंट को फ्लो होने के लिए जगह ही ना मिले, और करंट फ्लो होने की जगह नहीं मिलेगी। जब ये भंवर धाराएं हैं वो इस तरह रोटेट नहीं करेंगी तो हमारे पास करंट नहीं होगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस कम हो जाएंगे, और इससे हमारे एडी करंट लॉसेस में कमी हो जाएगी। एडी करंट लॉसेस बोलते हैं, ये क्या है, इनको फ्लो होने के लिए जो करंट हमारे इंड्यूस्ड वोल्टेज उत्पन्न हुआ है उसको फ्लो होने के लिए जगह तो मिली नहीं, तो वो अपने ही स्थान पे भंवर धाराओं के रूप में घूमता रहता है। तो उसी भावों को कम करने के लिए हम इसको पटलित क्रोडों के रूप में लगाते हैं, और पटलित क्रोडें जब हमारे काम ले ली जाती है तो इसमें क्या है, आई स्क्वायर आर लॉसेस कम होते हैं। अब इसी प्रकार इसका पटलित क्रोडों में काम लेते हैं, और इसका रेसिस्टेंस को अधिक से अधिक रखने की कोशिश की जाती है। तो हमारा सबसे जो आंसर क्या होगा, एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए पटलित क्रोडों को लगाया जाता है। धन्यवाद।